जय हिंद साथियों। मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जो है उसका उद्देश्य बताने वाली अर्थात उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल कहते हैं। कुछ विद्वान इसको संविधान का सार या संविधान की कुंजी भी कहते हैं। फिर से देखेंगे, प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, संविधान का सार भी कहा जाता है, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और भारतीय प्रस्तावना को अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा संविधान किस प्रकार का है, हमारे राज्य की प्रकृति क्या क्या है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है और हमारे संविधान की शक्ति कहाँ से संविधान को मिलती है, इन सभी के बारे में हमें मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। तो आज हम देखेंगे भारत के संविधान की जो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं पिछले टॉपिक में हमने पढ़ ली थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, शब्दों पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम जो है इन शब्दों के मतलब को भी समझ पाएंगे बाद में और एक एक करके इन शब्दों के मतलब को समझेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो चीजें हैं ये संविधान में, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखी गई है। तो इनका मतलब क्या है एक एक करके हम समझेंगे। यहां लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम इस पार्ट को बांट लेंगे, उसके बाद में एक बार वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो अपने को जो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, वास्तव में संविधान के उद्देश्यों को, भारत राज्य की प्रकृति को, संविधान के स्रोत को और ये जो जिस दिन लागू हुआ था उसकी डेट को, अर्थात चार चीजों को जो है संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है। सबसे पहले भारतीय संविधान का जो है स्रोत कहाँ से है या फिर भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है तो उस चीज को क्लियर करती है। दूसरी, भारत राज्य की प्रकृति किस प्रकार की है, अर्थात भारत का नेचर किस प्रकार का है, उसको जो है यह बताती है भारत की प्रस्तावना। उसके बाद में इस संविधान का वास्तव में उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को जो है डिफाइन करती है उद्देशिका। और लास्ट में हमारा संविधान जो है कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था हमारे द्वारा, इसको बताती है। तो चार चीजों को बताती है। तो यहाँ हम भारत के लोग, तो ये एक नंबर चीज है जो स्रोत फर्स्ट नंबर पे है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है तो भारत के संविधान को शक्ति है भारत के लोगों से प्राप्त है। उसके बाद में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत राज्य की प्रकृति बताई गई है कि हम भारत को किस प्रकार का राज्य बनाना चाह रहे हैं। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, अर्थात एक नंबर चीज भारत प्रभुत्व संपन्न, दो नंबर पे समाजवादी, तीन पे पंथ निरपेक्ष, चार पे लोकतंत्रात्मक और पांच पे गणराज्य। तो ये पांचों चीज हमारे राज्य में शामिल होंगी। इस प्रकार का राज्य हम भारत को बनाने जा रहे हैं। तो ये भारत राज्य की प्रकृति को दर्शाती है, ये दूसरी वाली चीज, तो इसको हम कहेंगे प्रकृति, राज्य की प्रकृति को दर्शाती है दूसरे नंबर पे जो चीज है। तीसरी चीज क्या है, तथा इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या है, तो एक तो भारत के लोगों को स्वतंत्रता, एक भारत के लोगों को न्याय और एक भारत के लोगों को समता प्राप्त करवाना है। तो इसके उद्देश्यों को कहां से कहां तक अपन ने लिखा, तो यहां से लेके और यहां तक जो है भारतीय संविधान में भारत के लोगों को क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं संविधान के माध्यम से, इसके उद्देश्य को इसमें बताया गया है। तो तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो पहले नंबर पे अपने को भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिलानी है। दूसरा न्याय, तो न्याय पूछ ले, देखो स्वतंत्रता पांच प्रकार की है, कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर पूछे कि प्रस्तावना में जो है भारत के लोगों के
भारत के लोगों के लिए कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो भारत के लोगों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में जो बात करें, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में भारत के लोगों के लिए कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जबकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का? न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और समता, हमारे यहाँ समानता के बजाय समता को महत्व दिया गया है। समानता और समता में क्या अंतर है? तो समानता का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सभी भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी लिंग के, किसी जन्म स्थान के आधार पर ना भेदभाव करते हुए, ना मूल वंश के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान प्रकार के अवसर दिए जाए या समान प्रकार की जो है छूट दी जाए, इसको कहते हैं समानता। लेकिन समान के साथ समान व्यवहार किया जाए, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको जो है कुछ छूट दी जाए और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, इसको हम कहते हैं समता। तो हमारे यहाँ समानता की बजाय समता के सिद्धांत को अपनाया गया है। समानता, सभी के लिए जो है नियम कानून एक समान, लेकिन समता में क्या है कि एक वर्ग जो है उठा हुआ है उसके लिए समान प्रकार के नियम, और जो एक वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है उसको थोड़ी सी नियमों में ढील देते हुए उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो यह समता और समानता के भेद को जो है बताता है। तो हमने यहाँ समता के सिद्धांत को अपनाया है। तो तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये बंधुता वाला जो बात है, ये बंधुता किस प्रकार की होगी? तो एक तो व्यक्ति की गरिमा को और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का हमारी जो है संविधान कार्य करेगा। इसका जो है उद्देश्य यह है। तो 4 प्रकार के उद्देश्य है, स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की है। न्याय पूछे तो 3 प्रकार का है। अगर समता पूछे तो 2 प्रकार की है। और बंधुता तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एग्जाम की दृष्टि से हमें इसी प्रकार पढ़ना है और इनमें चीजें देखेंगे अपन, और इसको एक बार थोड़ा सा क्या है कि खोल के देखेंगे और एग्जाम के तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो भी एग्जाम हो, चाहे आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, पटवार, वीडियो, जिस भी एग्जाम में यह टॉपिक, और बात इसी की नहीं है, आरएस एग्जाम का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी की भी बात करेंगे और राजस्थान पॉलिटी की भी बात करेंगे। और मैं आपको निश्चित तौर पे आश्वस्त कर सकता हूं इस बात के लिए कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज जो हैं 2 महीने में इस तरीके से कंप्लीट करवाई जाएंगी यूट्यूब चैनल पे कि कोई भी टॉपिक आपका जो है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, पूरी तरीके से इस तरीके से उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि कहीं से भी प्रश्न आरपीएस या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जाए तो हमारा प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस से तो गलत नहीं होगा। ये मेरी आपसे गारंटी है इस चीज की। इस तरीके से हम इनको जो है टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया 4 उद्देश्य हैं, स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। फिर से देखें, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का, समता 2 प्रकार की और बंधुता जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। तो इसमें है, तीसरी बात करें तो तीसरी चीज क्या बताई गई है, संविधान के उद्देश्य क्या रहेंगे, उद्देश्य की बात की गई है। और चौथी चीज यह है कि यह किस दिन लागू हुआ था, तो लागू होने वाली दिनांक तो किस दिन हुआ था, तो दिनांक 26 नवंबर 1949 को पूरे संविधान को लागू किया गया था। तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी को हमारे यहाँ संविधान दिवस, आजकल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 1950 से, और 1950 से 26 जनवरी को गणतंत्र के दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसका जो है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ 4 चीजें हैं। तो ये चौथी चीज कौन सी है, चौथी चीज है दिनांक। अब एक एक चीज के बारे में खोल के अपन बात करते हैं जिससे क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से हम इसको पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान का स्रोत। सबसे पहले मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, तो स्रोत लिखा हुआ है भारत के लोग। अब आप एक बात बताओ कि जब संविधान को अपन ने ग्रहण किया था, यानी कि संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। उस समय भारत के लोग संविधान सभा का हिस्सा थे क्या? नहीं। लेकिन भारतीय संविधान सभा में वे लोग जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बाद में 299 थी, और 299 थी, जिसमें 70 जो थे देशी रियासतों से थे, 229 थे लास्ट में, वो भारत के जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे। और शुरुआत में 389 थे, फिर पाकिस्तान और भारत का जो है विभाजन हुआ, उसके बाद में सदस्यों की संख्या कम हो गई। ये सारी चीजें हैं, वो संविधान सभा जब पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन यहां अपने को 4 चीजें जो ध्यान रखनी है, वो एक स्रोत है, भारत के लोग हैं। भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा कर रही थी, और संविधान सभा ने ही अपने आप को भारत के लोगों के रूप में जो है प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। तो यहां संविधान को जो है शक्ति कहां से मिलती है, तो इस बात को अगर पूछा जाए तो संसद से मिलती है, राष्ट्रपति से मिलती है, प्रधानमंत्री से मिलती है, या भारत के लोगों से मिलती है। तो भारत के लोग जो है संविधान का स्रोत हैं शक्ति का, यह आपको ध्यान रखना है। लिखा हुआ है हम भारत के लोग। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरी चीज है राज्य की प्रकृति। देखो, राज्य यहां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनसे नहीं है, इनको प्रांत बोल सकते हैं, प्रदेश बोल सकते हैं। संविधान की भाषा में राज्य का मतलब कोई देश होता है, और हमारे यहां देश कौन है? भारत। तो भारत की प्रकृति कैसी होगी? तो राज्य की प्रकृति जो होगी, एक बीच में रिक्वेस्ट आपसे यह है कि वीडियो अगर पसंद आते हैं तो इनको लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और कुछ चीज़ जो आपको अच्छी लग रही हो, और या फिर कुछ और आगे अच्छा पढ़ना हो, जो भी आपके मन में जो चीज़ें हैं उनको आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और चैनल आपको सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। और ये वीडियो अंत तक देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, अंत तक आप इसको रुकना, देखना, और जो है एक बार देखेंगे तो संविधान के बारे में आपकी जो है समझ पड़ेगी। और उसके बाद में 2-3 बार आप देखेंगे तो प्रस्तावना को लेकर जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आपके एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार की आपको इसको लेके, इस प्रस्तावना को लेके डाउट नहीं रहेंगे। ये जो है, इस बात को मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं। राज्य की प्रकृति की बात करें तो राज्य की जो प्रकृति है वो 5 प्रकार की प्रकृति है। किस प्रकार का रहेगा? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 चीजें हैं जो हमारे भारत के राज्य की प्रकृति को बताती हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पे अब से का मतलब हो गया 26 नवंबर 1949 से ना तो किसी देश का अधिकार है, ना ही भारत किसी देश का गुलाम है। इसका मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए खुद अपने पे डिपेंड है, खुद स्वतंत्र है इस चीज से। और भारत चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को जो है अपने आप में समाहित कर सकता है, और चाहे तो किसी राज्य के लिए अपनी सीमा को छोड़ भी सकता है। उसमें अब ब्रिटेन से या फिर अन्य देश जो यहाँ पे राज कर रहे थे उनसे परमिशन लेने की भारत को जरूरत नहीं है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम अब, हमारा मालिक कोई नहीं है, हम खुद के मालिक हैं। तो ये बात कौन दर्शाता है? ये वाक्य दर्शाता है। इसके बाद में ये शब्द दर्शाता है। इसके बाद में समाजवादी, समाजवाद का मतलब होता है कि देश के जो संसाधन है वो किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में नहीं रहे, व्यक्ति विशेष उनसे प्रोग्रेस नहीं करे, बल्कि सरकार का नियंत्रण उन संसाधनों पे रहे, और उन संसाधनों का सरकार इस प्रकार प्रयोग करे कि भारत के सभी लोगों को जो है, सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसको कहते हैं हम समाजवाद। तो समाजवादी, और ये जो शब्द हैं 2, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में अगर पूछे तो प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष संविधान संशोधन की बात करेंगे एक बार लास्ट में, लेकिन ये दोनों शब्द 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यहां ये 2 ही शब्द नहीं जोड़े गए थे, एक और शब्द था जिसकी मैं यहां चर्चा कर लेता हूं एक बार, अखंडता। तो ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक ही बार जो है चेंज हुआ है, और एक बार जो चेंज हुआ है वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसके माध्यम से 3 जो शब्द हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इनकी बाद में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों के लिए जो है रक्षा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, और सभी धर्मों को बढ़ने के लिए जो भी उसकी तरफ से जो कार्य
कार्य किए जा सकते हैं वो करने का प्रयास करेगा। लेकिन भारत खुद किसी धर्म का जो है सकारात्मक का मतलब हो गया कि यहाँ हमारे लोकतंत्र जो है लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो सरकार होगी वो निर्वाचित सरकार होगी, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे शासन नहीं होगा, सामंतवाद नहीं होगा, लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य का मतलब होगा कि लोकतंत्र जो होगा देश का प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह भी निर्वाचित होगा। हमारे यहाँ देश में दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख लोकतंत्र के माध्यम से आता है यानी कि प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख यानी कि वो गणतंत्र के माध्यम से आता है अर्थात राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री यानी कि वहां का वास्तविक प्रमुख भी लोकतंत्र यानी कि चुनावों के माध्यम से चुन के आता है, लेकिन देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वह राजशाही जो है वहां पे चलती है, वंशानुगत तरीके से है, और इसीलिए वहां राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है। हमारे यहाँ गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। आशा ये पांचों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे और ये भारत की राज्य की प्रकृति को दर्शाते हैं। अब इसके बाद में तीसरा, अगले पेज पे देख लेते हैं। तीसरा उद्देश्य, तीसरी बात जो संविधान की प्रस्तावना से पता चलती है वो है संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है तो मैंने आपको बताया संविधान के 4 उद्देश्य हैं, और चारों की बात करें तो पहला उद्देश्य स्वतंत्रता, अर्थात समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना प्राथमिकता है भारतीय संविधान की। दूसरी बात करें तो न्याय, सभी नागरिकों के साथ में न्याय हो और यहाँ सभी को समता का अधिकार प्राप्त हो और सभी में बंधुता का भाव हो, बंधुत्व हो। स्वतंत्रता मैंने आपको बताई कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखो, विचार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में ला सकता है। उन विचारों को जो है या तो बोल के या लिख के या फिर इशारों के माध्यम से जैसे भी उसको ठीक लगे उस प्रकार से वह उनको अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास का मतलब है कि वह चाहे तो किसी में विश्वास अपना जता सकता है, अविश्वास भी अपना जता सकता है, तो विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म अर्थात भारत में जो है खूब सारे धर्म है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी एक साथ एक धर्म को, एक साथ 2 धर्मों को, एक धर्म को बदल के दूसरे धर्म में जा सकता है, धर्म की स्वतंत्रता है। उपासना यानी कि किसी धर्म को मानने के लिए, यानी कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ वाला सिद्धांत है, मुस्लिम में नमाज का है, किसी और धर्म में अलग अलग जो है उपासना के तरीके हैं, तो वह किसी भी प्रकार से उपासना जो है भगवान की कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है। लेकिन ये इस स्वतंत्रता है जो वो सीमित है, असीमित नहीं है, अर्थात व्यक्ति मनमाने तरीके से इनका प्रयोग नहीं कर सकता। जीवन जीने के लिए वह प्रयोग इनका कर सकता है, अपनी इच्छाओं अनुरूप काम कर सकता है, लेकिन जब ये किसी की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगे तो राज्य इन पे रोक भी लगा सकता है। बात करें न्याय, फिर से आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता के मामले में कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो देखेंगे। वैसे 19 में वाक एवं स्वतंत्रता की जो है पहली, दूसरी सम्मेलन करने की, फिर तीसरी संघ बनाने की, चौथी कहीं भी घूमने की, 5वीं बस जाने की, किसी भी राज्य में कहीं पर भी बसने की, और कहीं पर भी व्यापार व्यवसाय कुछ भी करने की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। मूल संविधान में 7वीं भी थी, संपत्ति के अधिकार था उसको, लेकिन वो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में न्याय उसको जो है न्यायिक स्वतंत्रता के तहत, कानूनी स्वतंत्रता के तहत दे दिया, मौलिक अधिकारों में नहीं है अभी, ये उसका कानूनी अधिकार है। न्याय की बात करें तो न्याय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सा? सामाजिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना जो है स्तर मेंटेन रख सकता है, उसको किसी के द्वारा जो है समाज में अलग प्रकार से नहीं देखा जाएगा। ये सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक के बाद में आर्थिक न्याय यानी कि आर्थिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, और राजनीतिक। तो इस प्रकार जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। समता तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। और इसके बाद में लास्ट में देखें तो बंधुता। और बंधुता किस प्रकार की होगी? एक तो व्यक्ति की गरिमा जिससे बनी रहे, व्यक्ति की गरिमा बनी भी रहे और उसको बढ़ावा मिले, व्यक्ति की गरिमा को, और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। राष्ट्र की एकता एवं
अखंडता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एक शब्द है अखंडता, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो देखो ये चार उद्देश्य हैं। इसमें न्याय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो लिया गया है कहां से? रूस से। अगर पूछा जाए तो रूस से लिया गया है। लेकिन यहां पे तीन शब्द हैं, एक स्वतंत्रता, एक समता और एक बंधुता। तो ये कितने कितने प्रकार की है ये तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं वो ली गई हैं कहां से? फ्रांस से। और कहां से? फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1989 में। और ये 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां से ये तीन शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो संविधान के उद्देश्यों को अपन ने देख लिया। लास्ट चीज जो देखेंगे संविधान का जो है, संविधान को कब अपनाया गया? तो अंगीकृत किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये तीनों का मतलब यह है कि अंगीकृत का मतलब है कि हम संविधान को जो है आज से शारीरिक रूप से जो है इसको ग्रहण करते हैं, अपना संविधान मानते हैं इसको। अधिनियमित का मतलब है इसके जो कानून है, ये जो कानून है संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, इसको आज से कानून के रूप में लागू करते हैं अपने ऊपर। और आत्मार्पित, आत्मार्पित का मतलब है इसको हम खुद को आत्मा से स्वीकार करते हैं, जो है अंगीकृत शारीरिक रूप से स्वीकार करते हैं, अधिनियमित इसको कानून के रूप में मान्यता देते हैं, आत्मार्पित का मतलब है इसको जो है खुद आत्मा से मानेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि इसका पालन करें। तो ये जो है इसको कब, ये चौथी चीज ये कब जो है की गई? 26 नवंबर 1949 को। तो ये संविधान की प्रस्तावना इन चार चीजों को बताती है। अगर अपने वाली पूछे विक्रम संवत, तो आपको पता रहना चाहिए विक्रम संवत तब कितनी थी? 2006। कौन सी थी? विक्रम संवत 2006। और महीना कौन सा था? तो मार्गशीर्ष। कौन सा? मार्गशीर्ष का महीना था। और तिथि कौन सी थी? तो तिथि ध्यान रखनी है आपको, शुक्ल सप्तमी। कौन सी थी? शुक्ल सप्तमी। और अगर वार भी पूछ लिया जाए तो वार था शनिवार। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, चार चीजें हैं। संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। संविधान में राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। इसके बाद में इसके उद्देश्य स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, कौन कौन सी? जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है? जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद में हम बात करें तो इसको जो है समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसके बाद में हमारे यहाँ समानता के बजाय समता का सिद्धांत लिया गया है। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो है बंधुता बढ़ाने के लिए। कब अपनाया गया? तो मैंने आपको बता दिया। तो ये चारों चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। न्याय का कॉन्सेप्ट रूस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या इसको प्रस्तावना का एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको इतिहास जो है इसका एक बार देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, यानी कि हमारे संविधान के जो जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान सभा के सम्मुख रखा। अगर पूछे, देखो डेट याद रख, किसके द्वारा रखा गया, कब रखा गया और किस रूप में रखा गया, ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। इसमें सभा के समक्ष रखा। लेकिन इसको मंजूरी कब मिली? तो मंजूरी या फिर कहें ये प्रस्ताव कब पास हुआ? तो ये 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पास हुआ। 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिली। अब बात करें तो 2 मामले हैं। एक तो बेरूबारी बेस केस, बेरूबारी, तो बेरूबारी वाला है 1960 का, और एक है केशवानंद भारती,
ये दोनों बनाम भारत संघ है, केशवानंद भारती केस, यह है 1973 का। तो इस आपको बताना है, इन्होंने तो माना कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, और भाग नहीं इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन संविधान के भागों में किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेदों में किया जा सकता है, अनुसूचियों में किया जा सकता है। लेकिन बेरुबारी केस में प्रस्तावना को न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, और उन्होंने कहा जब भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा कि संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है, भाग माना। देखो पहली बात तो इन्होंने संविधान का भाग माना किसको, प्रस्तावना को, और भाग माना तो इन्होंने कहा संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बार जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ वो कब हुआ, तो वो 1976 में हुआ। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ये शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आज के लिए ये सेशन अपना कंप्लीट होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।